Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so as we started the second lesson of physics series, that is a gravitation. Okay, gravitation ये lesson अपन ने यहाँ पर start किया है. Okay, in the last lecture we have studied the introductory part of this lesson. Last lecture में हमने इस lesson का introduction study किया था. Okay, and as we have started the Kepler's laws of planetary motion. केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन ये अपन ने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर स्टार्ट किया था. जैसे कि मैंने आपको कहा था, केपलर फॉर्मुलेटेड दी 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. ठीक है, केपलर ने 3 लॉज फॉर्मुलेट किए हैं प्लैनेटरी मोशन के, जिसके अंदर से पहला लॉ दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट that we have completed in the last lecture. Okay, so today we are going to see the second as well as third law of the Kepler for the planetary motion. Okay, so let us see the Kepler's second law, that is a law of area. अब पहला लॉ जो अपन ने पढ़ा था यहाँ पर केपलर का, दैट इज अ लॉ ऑफ द ऑर्बिट, जो कि ऑर्बिट का लॉ था. ठीक है, अब हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ लॉ ऑफ एरिया, जो कि ये सेकंड लॉ है केपलर का. क्या है ये लॉ? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड the one of the sentence I have written, that is a simple statement of the Kepler's second law. Let us try to understand what is the meaning of this statement. Okay, let us see the line joining the planet with the sun. Okay, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है एक लाइन की, that joining with respect to the planet with respect to the sun. ठीक है, मतलब planet से सन के पास या फिर सन से एक लाइन ज्वाइन हो रही है. ओके, द लाइन ज्वाइनिंग दैट इज अ प्लैनेट विथ रिस्पेक्ट टू द सन. सन एंड प्लैनेट से एक लाइन यहां पर ज्वाइन होने वाली है. स्वीप्स, स्वीप्स मीन्स कवर करना. ठीक है, स्वीप करना मतलब क्या करना? कवर करना. स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है, वो जो लाइन रहेगी वो इक्वल एरियाज को स्वीप करेगी, इक्वल एरियाज को कवर करने वाली है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर. मतलब जो मेरे टाइम के इंटरवल रहेंगे वो क्या रहने वाले हैं? यहाँ पर इक्वल रहने वाले हैं. चलो, अब इस स्टेटमेंट से आपको पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं मिला होगा, तो मैं इसका सबसे पहले डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करूंगा. चलो, सो लेट अस सी. First of all, I will the diagram. This is nothing but a simple orbit is there. ठीक है, ये एक मेरा ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ऐसा हमने यहाँ पर कंसिडर करना है. ओके, सो सन लाई एट वन ऑफ द फोकाई. ये एक पॉइंट है मेरा, ये एक मेरा फोकस है, इसके ऊपर सन यहाँ पर लाई कर रहा है. दिस इज अ सन. ओके, ये सन है यहाँ पर, ऐसा आपने कंसिडर करना है. ओके, एक यहाँ पर मेरा पॉइंट रहेगा इस ऑर्बिट के ऊपर, जिसको मैं यहां पर कहूंगा P. P इज नथिंग बट दी प्लैनेट. ओके, सो S से लेकर के एक लाइन में यहां पर ड्रॉ करूंगा जो कि P को यहां पर कनेक्ट करने वाली है, जोड़ने वाली है. ओके, सो SP इज वन ऑफ दी लाइन. SP क्या होगी? एक लाइन होगी, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है. ओके, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट विथ द सन. ठीक है, मतलब सन एंड प्लैनेट को एक लाइन यहां पर ज्वाइन कर रही है. ये लाइन क्या करेगी? स्वीप करेगी इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है, ये जो लाइन है ये यहाँ पर स्वीप करने वाली है, कवर करने वाली है इक्वल एरियाज को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर. ठीक है, सो मैं यहाँ पर एक स्लॉट ले लेता हूँ, एक एरिया में आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे एरिया यहाँ पर हमें कंसिडर करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंसिडर दिस इज वन ऑफ द एरिया. ठीक है, ये एक मेरा एरिया है, ऐसा मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया. दिस इज द फर्स्ट एरिया आई हैव कंसिडर ओवर हियर, एंड एट द बैकवर्ड पोजीशन दिस इज अनदर एरिया दैट आई हैव कंसिडर्ड ओवर हियर. ठीक है, 2 एरियाज मैंने यहाँ से कंसिडर कर लिए. ये एक एरिया हो गया यहाँ से, और ये मेरा दूसरा एरिया यहाँ पर मैंने कंसिडर कर लिया. चलो, इन एरियाज को मैं क्या कर देता हूँ? यहाँ पर शेडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ. इन एरियाज को हम यहाँ पर शेड कर देते हैं. Okay, so these area get shaded over here. ठीक है, सो इस तरीके से मैंने इन एरियाज को यहां पर क्या कर लिया है? शेडिंग कर दिया है, शेड कर दिया है. ठीक है, जिस एरियाज को मैंने यहां पर शेड कर दिया है, इस पॉइंट को सपोज मैं यहां पर लेबल कर देता हूं, दिस इज पॉइंट P डैश. ठीक है, ये मेरा P डैश पॉइंट है और ये वेक्टर है. P वेक्टर मतलब
पढ़ा है आपने, मैंने पहले भी आपको यहाँ पर बताया था इन दी लॉज ऑफ मोशन के अंदर p क्या होता है, p इज नथिंग बट दी मोमेंटम, ठीक है, p एक मोमेंटम होता है, इसे हम वेक्टर p डैश के नाम से जान सकते हैं, दिस इज अ सिंपल वेक्टर p डैश। ओके, अब S से लेकर के P तक का जो मेरा डिस्टेंस है इसको मैं यहाँ पर डिनोट करूंगा बाय द स्मॉल r, दिस इज नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर। ओके, सो S से लेकर के P तक का जो मेरा डिस्टेंस है, या फिर हम सिंपली इसको जान सकते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। ओके, सो r इज द यूनिट वेक्टर, r मेरा यहाँ पर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। चलो, सो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर अगर मैं आपको कहूँ कि केपलर्स सेकेंड लॉ जो है ये एक लॉ ऑफ एरिया है, ये अपने को किसके बारे में बताता है, तो ये अपने को बताता है कि P से लेकर के P डैश ये जो एरिया कवर होगा, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक जो एरिया कवर होने वाला है उतना ही सेम एरिया इधर भी कवर होने वाला है। जितना एरिया यहां पर है, ठीक है, जितना एरिया यहाँ पर कवर होगा उतना ही सेम एरिया इधर की और भी, इधर के साइड भी कवर होने वाला है, ठीक है। जितना एरिया कवर होगा इस साइड में जितने टाइम इंटरवल के अंदर, ठीक है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने के लिए इसको एक टाइम इंटरवल लगेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ समय वहाँ पर लगेगा, तो वो टाइम रहेगा मेरा दैट इज अ डेल्टा टी, ठीक है। तो जितना टाइम इधर लगने वाला है उतना ही टाइम क्या होने वाला है, इधर भी अपने पास लगने वाला है, ऐसा हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सो इस एरिया को मैंने डेल्टा ए नाम दे दिया, इसको हम डेल्टा A1 एंड डेल्टा T1 भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, अब जब P से लेकर के P डैश के बीच में जब ये मेरा प्लैनेट घूमने वाला है, मूव करने वाला है, तो उसकी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी कंसीडर करनी होगी। ओके, सो जब मेरा प्लैनेट P से P डैश पॉइंट के ऊपर जाएगा तो उसकी एक वेलोसिटी यहाँ पर रहेगी, जिस वेलोसिटी को हम यहाँ पर v से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो v इज द सिंपली वेलोसिटी व्हेन द प्लैनेट इज मूविंग फ्रॉम द P टू द P डैश। जब प्लैनेट P से P डैश की तरफ जाने वाला है तो उसकी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी रहेगी, उस वेलोसिटी से ये प्लैनेट P से P डैश की तरफ जाने वाला है, ठीक है। हमें यहाँ पर एक सिंपल डेरिवेशन भी प्रूव करना है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक एडिशनल फैक्टर यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। एडिशनल फैक्टर क्या है, देखो, केपलर हैड ऑब्जर्व्ड दैट all the planets revolving around the sun, okay, all the planets revolving around the sun, they are moving not with a constant acceleration or a constant velocity, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, जो प्लैनेट्स यहाँ पर सन के अराउंड घूम रहे हैं, ये जो प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं जो अपन ने फर्स्ट लॉ के अंदर पढ़ा था, तो वो जो प्लैनेट है वो सेम एक्सेलरेशन से नहीं घूमते हैं। ओके, सो प्लैनेट्स डू नॉट रिवॉल्व विथ सेम एक्सेलरेशन, जो प्लैनेट्स होते हैं वो सेम एक्सेलरेशन से नहीं घूमते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं यहां पर इसको नोट डाउन कर लेता हूं। ओके, प्लैनेट्स डू नॉट मूव विथ ए कांस्टेंट, या फिर आप इसको यूनिफॉर्म भी कह सकते हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। जो मेरे प्लैनेट्स है जो कि सन के अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है, द प्लैनेट्स डू नॉट हैव, इन प्लैनेट्स को नहीं रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, एक कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। इन प्लैनेट्स की एक कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहने वाली है। फिर वेलोसिटी किस तरीके से चेंज होंगी, देखो, जब मेरा प्लैनेट सन के नियरेस्ट पॉइंट पे है, ओके, इफ द प्लैनेट इज क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू द सन, दैट प्लैनेट गेट एक्सेलरेटेड, द वेलोसिटी ऑफ दैट प्लैनेट गेट इंक्रीजेस, ठीक है। ये पॉइंट को मैं यहां पर नोट करना चाहूंगा। ओके, व्हेन प्लैनेट क्लोजर टू द सन, velocity of that planet increases, ठीक है। क्या मीनिंग है इसका, जब मेरा प्लैनेट
क्लोजर है, जब प्लैनेट यहाँ पर नजदीक है, क्लोजर है किससे, विथ रिस्पेक्ट टू द सन, उस केस में क्या होगा, उस प्लैनेट की वेलोसिटी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, द प्लैनेट गेट एक्सेलरेटेड। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तब हम कहते हैं द प्लैनेट गेट एक्सेलरेटेड, उस प्लैनेट का वहां पर एक्सेलरेशन हुआ है। ठीक है, मतलब ये मेरा सन है, अगर मेरा प्लैनेट इधर है, ऐसा अगर मैं कंसिडर करूं तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होंगी, देयर विल बी इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी ऑफ दैट प्लैनेट। ठीक है, उस प्लैनेट की वेलोसिटी वहां पर इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, अनदर पॉइंट दैट आई विल राइट हियर, व्हेन प्लैनेट is farther, okay, that will be more correct, is farther with respect to the sun, the velocity of that planet decreases। ठीक है, जैसे ही मेरा प्लैनेट दूर जाने वाला है, ठीक है, इफ प्लैनेट इज मूविंग फार्दर डिस्टेंस, मैंने क्या लिखा है यहां पर स्टेटमेंट, व्हेन द प्लैनेट इज फार्दर विथ रिस्पेक्ट टू सन। ठीक है, अगर मेरा प्लैनेट जो है वो फार्दर डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, फार्दर डिस्टेंस मीन द फार्थेस्ट डिस्टेंस, दूर का डिस्टेंस, मतलब सन से अगर प्लैनेट दूर है तब उस केस में क्या होगा, फार्दर डिस्टेंस के ऊपर है अगर प्लैनेट सन से, द वेलोसिटी ऑफ दैट प्लैनेट डिक्रीजेस। ठीक है, उस प्लैनेट का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ दैट प्लैनेट गेट डिक्रीजेस, उस प्लैनेट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल समझ सकते हैं हम, सन से अगर प्लैनेट क्लोजर है उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, वो एक्सेलरेटेड हो जाएगा। ठीक है, सन से अगर प्लैनेट दूर के डिस्टेंस के ऊपर है, फार्दर डिस्टेंस के ऊपर है, तो उस केस में उसका वेलोसिटी डिक्रीज होने वाला है, मतलब डी एक्सेलरेशन वहां पर होने वाला है। ठीक है, ऐसा प्रेडिक्शन दिया था केपलर्स सर ने। ओके, सो केपलर्स गिव्स दिस प्रेडिक्शन, इस प्रेडिक्शन को किसने दिया था, केपलर ने इस प्रेडिक्शन को यहां पर अपने को दिया है। चलो, सो ये पॉइंट्स है, अब हम आगे बढ़ते हैं एक्चुअल डेरिवेशन पार्ट की तरफ। ठीक है, थोड़ा अपने को एक छोटा डेरिवेशन यहाँ से स्टडी करना है, सो दैट वी विल कवर ओवर हियर, वो डेरिवेशन हम यहाँ से कवर करना चाहेंगे। चलो, सो सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको कहा यहाँ पर एक एरिया कवर होने वाला है, तो ये जो शेप है आपको किसकी तरह नजर आ रहा है, ये जो शेप है ये ट्रायंगल की फॉर्म में नजर आ रहा है। ठीक है, सो इसका एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, यस वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया हम ले सकते हैं। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया मैं यहाँ से कंसिडर करना चाहूंगा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सो इस ट्रायंगल का मैं एरिया यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, सो इस ट्रायंगल का हम एरिया कैसे लेंगे, हाफ, सबसे पहले तो ट्रायंगल का एरिया मतलब मैं लिखता हूँ यहाँ पर डेल्टा ए। ओके, सो डेल्टा ए इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, और चेंज इन द एरिया दैट कैन बी टेकन एज हाफ। ओके, फॉर्मूलाज के अंदर जाना है अपने को, हाफ इंटू व्हाट इज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का बेस क्या है, आर। ठीक है, आर इज द यूनिट वेक्टर एंड आर इज सिंपली बेस ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, सो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा दैट इज आर यूनिट वेक्टर इनटू दिस इज अ बेस एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की हाइट हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, सो इस ट्रायंगल की हाइट रहेगी v एंड डेल्टा t, इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट यहां पर कंसिडर करता हूं, v एंड डेल्टा t का हम प्रोडक्ट अगर लेते हैं, सो दैट विल बी एक्ट्स एज हाइट फॉर दिस ट्रायंगल। ओके, सो दैट आई विल राइट ओवर हियर, दैट इज अ v इनटू डेल्टा t। ठीक है, v डेल्टा t इज नथिंग बट अ सिंपल हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल।
इस ट्राइंगल का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइट हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सो डेल्टा ए इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू वी डेल्टा टी। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला के अंदर हमने ये वैल्यूज प्लेसअप कर दी है। अब इसके अंदर क्या करना है, मॉडिफिकेशंस करना है। ये जो डेल्टा टी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस डेल्टा टी को इस डेल्टा ए के नीचे आपको प्लेस करना है। चलो, सो किस तरीके से लिखूंगा मैं यहाँ पर, सो डेल्टा ए डिवाइडेड बाय, ये डेल्टा टी इसके नीचे आएगा, दिस विल बी द डेल्टा टी। ओके, अब क्या बचा इक्वेशन में, सभी चीजें हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, सो हाफ इंटू आर यूनिट वेक्टर इंटू दैट इज अ वी। ठीक है, सो ये बच जाएगा इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन को हम कुछ नाम दे देते हैं, सपोज इक्वेशन नंबर 10 दैट इज अ फर्स्ट, दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो चुका है। अब मैंने आपको लीनियर मोमेंटम पढ़ाया था, ठीक है, व्हाट इज अ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का रिलेशन हमें यहाँ पर यूज करना है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय द लेटर P, वेक्टर है। ओके, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी। ठीक है, जो लीनियर मोमेंटम होता है ये प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का। ओके, सो P इज इक्वल्स टू mv, P is equals to mv. This is a simple and fundamental formula for the linear momentum. ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था, हमने ये लॉज ऑफ मोशन के अंदर पढ़ा था। ठीक है, सो P इज इक्वल्स टू mv। इस इक्वेशन को देख करके इस इक्वेशन के अंदर हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या। यस, देखो P है क्या यहाँ पर, नहीं है, V है। V का वैल्यू क्या मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ क्या, देखो अगर P इज इक्वल्स टू mv है तो V का वैल्यू हम ले सकते हैं क्या, P डिवाइडेड बाय m। ओके, सो V विल बी इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय m। दिस रिलेशन कैन बी प्लेस्ड इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सो इसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, सो आई विल राइट हियर सब्स्टिट्यूटिंग okay, so substituting equation number second in equation number first। ओके, सो इक्वेशन नंबर सेकंड को मैं यहां पर क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर प्लेस करूंगा। क्या करना है, सिर्फ v के जगह पे आपको रखना है p डिवाइडेड बाय m। ओके, सो लेट अस सी डेल्टा a डिवाइडेड बाय डेल्टा t विच विल बी इक्वल्स टू हाफ इनटू r इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, P डिवाइडेड बाय m। ओके, सो P डिवाइडेड बाय m, ये इसका सिंपल वैल्यू हो चुका है। ठीक है, और एक रिलेशन आपको यहां पर पता होना चाहिए, दैट इज अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, सो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। जब भी हम रोटेशन या फिर सर्कुलर मोशन कंसीडर करते हैं, सो वी शुड हैव टू नो द एंगुलर एक्सेलरेशन। अपने को वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय द लेटर L, उसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है, L से उसको डिनोट यहां पर किया जाता है। ओके, सो दैट हैविंग द फॉर्मूला L इज इक्वल्स टू, एक्चुअल में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है L विल बी इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। ओके, ये एक्चुअल इसका फॉर्मूला होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। व्हाट इज I? I is nothing but the moment of inertia and omega is the angular frequency और angular velocity। ये होती है angular velocity। लेकिन इसके अंदर से कोई भी डेटा हम यहाँ पर अपने इक्वेशंस के अंदर ले नहीं सकते। ठीक है, सो इसके लिए यहाँ पर रिलेशन क्या होगा, हियर विल बी अ रिलेशन L विल बी इक्वल्स टू R इंटू P। ठीक है, R इंटू P के प्रोडक्ट को ही हम कहते हैं L, दैट इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, सो ये मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सो ये जो फोर्थ वाला रिलेशन है, फोर्थ वाला रिलेशन जो है और थर्ड इक्वेशन, इन दोनों को आपने यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। देखो R इंटू P, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। L क्या है, मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन है। थोड़ा समझने में टफ है, लेकिन अपने सिलेबस का पार्ट है, इक्वेशंस है, पढ़ने तो पड़ेंगे। ठीक है, सो ये फोर्थ वाला जो इक्वेशन है, इसको मैं यहाँ पर क्या करूंगा, थर्ड इक्वेशन के अंदर प्लेस कर दूंगा। चलो, अब होने में ही है, एक दो ही स्टेप रह चुकी है। चलो, सो फोर्थ वाला इक्वेशन में क्या करूंगा, थर्ड इक्वेशन में पुट आउट करूंगा। तो क्या होने वाला है, देखो, सो डेल्टा ए डिवाइडेड बाय
डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू आर इंटू पी के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, एल लिख सकते हैं। ओके, सो एल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एम और सिंपली यम। ठीक है, ये इक्वेशन आपको यहां से मिलेगा, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू एल डिवाइडेड बाय एम। चलो इसको ही हम लिख सकते हैं, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू दैट इज अ 1 लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो या फिर एल लिख देते हैं, 1 इंटू एल दैट इज बी एल। ओके, एल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एम जो कि एक कांस्टेंट के बराबर रहने वाला है। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का ये एक रिजल्टेंट एक्सप्रेशन है, रिजल्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, सो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर डिराइव, हमने एक्चुअली इस डेरिवेशन को यहाँ पर डिराइव कर दिया है, ये उसका रिजल्टेंट फाइनल रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। ठीक है, सो इस तरीके से जो केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है वो अपन ने यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमें क्या समझना है, यहाँ पर जो एरिया कवर होगा एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कवर होगा, उतना ही एरिया एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर इधर भी कवर होने वाला है। सो दिस इज अ केपलर्स सेकंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ एरिया। ये मेरा लॉ ऑफ एरिया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दैट इज अ केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है, केपलर्स थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज अ थर्ड लॉ ऑफ केपलर एंड थर्ड एंड द लास्ट लॉ फॉर द प्लैनेटरी मोशंस। ओके, सो लेट अस सी थर्ड केपलर्स थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ किसके रिगार्डिंग है या फिर किसके ऊपर ये बेसिस लॉ है? ठीक है, जैसा फर्स्ट लॉ अपन ने पढ़ा दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड लॉ हमने पढ़ा लॉ ऑफ एरिया एंड थर्ड लॉ इज द लॉ ऑफ पीरियड। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज द लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है, पीरियड का लॉ क्या है? ओके, सबसे पहले तो पीरियड क्या होता है? व्हाट इज अ पीरियड? पीरियड इज नथिंग बट द टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन करने के लिए, एक रोटेशन परफॉर्म करने के लिए उस प्लैनेट को कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है, इसी को हम कहते हैं पीरियड ऑफ दैट प्लैनेट फॉर रिवॉल्विंग और फॉर कंप्लीटिंग वन सिंगल रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग क्या लॉ है? सबसे पहले मैं यहां पर स्टेटमेंट राइट डाउन कर लेता हूं। द स्क्वायर ऑफ पीरियड of revolution, the square of period of revolution of the planet in an elliptical orbit is proportional to the cube of semi major axis of the ellipse. Okay, so this is a simple statement of the केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। ये थेरोटिकल स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है। समझते हैं स्टेटमेंट के ऊपर से अपने को कुछ समझ आता है या यहाँ पर देखेंगे। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा पीरियड मतलब क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है उस प्लैनेट को अराउंड द सन, इसी को हम कहते हैं पीरियड। ओके, सो द स्क्वायर ऑफ पीरियड, पीरियड का क्या लेना है आपको? स्क्वायर कंसीडर करना है। ओके, स्क्वायर कंसीडर करेंगे पीरियड का ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, इसका जो स्क्वायर रहेगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होने वाला है। किससे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होने वाला है? टू द क्यूब ऑफ। ठीक है, क्यूब से, किसके क्यूब से? सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब से, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब से। व्हाट इज द सेमी मेजर एक्सिस? दैट वी हैव सीन इन द
फर्स्ट लॉ ऑफ द केपलर। केपलर के पहले लॉ के अंदर अपन ने पढ़ा था जो मेरा एक्सिस था हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं, और आधा अगर हम एक्सिस कंसिडर करते हैं तो उसे हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। चलो इसको मैंने पहले डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर देता हूं और उसके बाद हम यहाँ पर मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख देते हैं। इसका काफ़ी स्मॉल एंड काफ़ी इजी ये लॉ है, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया दिस इज वन ऑफ दी फोकाई, दिस इज अ सन, ये मेरा सन है, ठीक है। यहाँ पर अपना प्लैनेट हम यहाँ पर जैसे कंसिडर करते हैं, दिस इज अ प्लैनेट, ओके। ये प्लैनेट हो चुका है इस केस में, प्लैनेट को हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल वे के अंदर हमारा एक्सिस हम ड्रॉ कर सकेंगे इसके लिए, ठीक है। सो एक यहाँ पर एक्सिस हो चुका है और इस तरीके से हम यहाँ पर एक एक्सिस कंसिडर करते हैं। सो और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसे हम क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस, और आधा एक्सिस है तो उसको हम क्या कहेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। ये हमने फर्स्ट लॉ के अंदर ही पढ़ा था, ओके। सो दिस इज सेंटर O, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रिलेशन लेना है, मतलब मैंने आपको कहना है कि ये जो मेरा प्लैनेट है दिस इज अ P, प्लैनेट क्या करेगा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, तब आप क्या बोलोगे उसको, दिस इज अ टाइम पीरियड, उसी को हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड ऑफ दैट प्लैनेट, ओके। अब ये जो मेरा स्टेटमेंट है इसको मैं मैथमेटिकल वे के अंदर लिखने की कोशिश करता हूं। सो दैट विल बी नथिंग बट टी स्क्वायर, ओके। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, स्क्वायर ऑफ द पीरियड, मतलब टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल रहेगा, किससे प्रोपोर्शनल रहेगा, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। सो क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब से। सपोज मैं कंसिडर करता हूं कि मेरा सेमी मेजर एक्सिस आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इतना एक्सिस क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा आर, ये हो जाएगा मेरा आर, ठीक है। ऐसा हमने कंसिडर कर लिया। एक्चुअल में हम ए से उसको डिनोट करते हैं, लेकिन हम उसको आर से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई भी लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं। सो क्या रहेगा ये लॉ, दैट विल बी द टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू दी आर क्यूब, ठीक है। सो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू दी आर क्यूब, दिस विल बी अ केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। सो इस तरीके से भी मैं यहाँ पर इस लॉ को लिख सकता हूँ, इस तरीके से हम इस लॉ को यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो केपलर ने यहाँ पर देखा कि जो प्लैनेट्स हैं ये तीनों लॉज को ये ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं, और फिर ही ये मोशन यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, ओके। सो इस तरीके से केपलर्स के तीनों भी लॉज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, ओके। सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर एंड नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।